वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा अगला टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने फूड चेन की शुरुआत की थी। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको फिल करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था, कि अगर एक्वेटिक फूड चेन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फाइटो प्लांक्टॉन्स, उसके बाद जू प्लांक्टॉन्स, उसके बाद आपका स्मॉल फिश। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या एल्गी, प्रोटोजोआ एंड स्मॉल फिश, इस तरीके से। तो ये एक फूड चेन बन जाती है, एक्वेटिक फूड चेन। चलिए, फूड चेन है क्या, जैसा कि हम थोड़ा सा जिक्र कर चुके थे, हु ईट हुम वाली चीज को हम क्या कह रहे थे, फूड चेन कह रहे थे। चलिए, इन एक्टिविटी 15.4 जो अभी हमने पढ़ी है, वी हैव फॉर्म ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर। हमने एक सीरीज बनाई, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश। इसके बाद भी हम बना सकते हैं लार्ज फिश। ठीक है, एक सीरीज बनाई जिसमें ये दिखाया गया हु ईट हुम, मींस फाइटोप्लैंक्टन्स आर ईटन बाय जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स आर ईटन बाय द स्मॉल फिश इज ईटन बाय द लार्ज फिश। दिस इज द सीरीज हु ईट हुम। This series of organisms taking part at various biotic level form a food chain। जो अलग अलग बायोटिक लेवल पर पार्टिसिपेट करती है, इस सीरीज को हम फूड चेन कहते हैं। तो आप यहां तक इसकी डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं कि व्हाट इज फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल को, हर पार्ट को, हर स्टेप को, हर कदम को, हर एक नंबर को फूड चेन में हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। यानी कि अगर हम ये एक फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स इज ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, जूप्लैंक्टन्स इज ट्रॉफिक लेवल सेकंड, और स्मॉल फिश इज ट्रॉफिक लेवल थर्ड। आई ट्राई टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। आई होप आपको यहां पर अच्छे से दिखाई दे जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा फाइटोप्लैंक्टन्स, तो मैं यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स यहां पर बनाता हूं एक फूड चेन के बारे में। फाइटो प्लैंक्टन। अब मैं आगे प्लैंक्टन नहीं लिखूंगा, इन शॉर्ट यहां पर जैसे जू प्लैंक्टन, और यहां पर हम स्मॉल फिश और फिर लार्ज फिश लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप फाइटो एंटर कर सकते हो, यहां पर जू एंटर कर सकते हो, और यहां पर स्मॉल फिश एंटर कर सकते हो। दिस इज अ फूड चेन। तो ईच स्टेप, ईच लेवल और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल। दिस इज Phytoplanktons is trophic level first, zooplankton trophic level second, small fish is of trophic level third, and large fish in trophic level fourth. There are 4 trophic level in a food chain. The autotrophs or the producer are at the first trophic level. ये हमेशा फिक्स है कि ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट नंबर पे ही होता है, हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल ऑक्युपाई करेगा। फर्स्ट नंबर का ट्रॉपिक लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फूड चेन है प्रोड्यूसर से शुरू होती है, और प्रोड्यूसर हमेशा उत्पादक कहलाता है, अपना खाना खुद बनाता है, और उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूमर डिपेंड करते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो प्रोड्यूसर हमेशा, जिसको आप ऑटोट्रोफ या प्रोड्यूसर कहते हैं, हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएगा। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो सोलर एनर्जी को फिक्स अप करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एंड मेक इट्स अवेलेबल फॉर द हेटरोट्रोप्स, और हेटरोट्रोप्स के लिए उसे उपलब्ध कराते हैं, यानी कि फूड की फॉर्म में, या कंज्यूमर को उपलब्ध कराते हैं खाने की फॉर्म में। किसको? सन एनर्जी को। द हर्बीवोर्स मींस शाकाहारी, और द प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और वो हमेशा सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट और प्लांट पार्ट को खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन जो है, ये प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर होगा। स्मॉल कार्निवोर जैसे छोटे मांसाहारी, और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड
larger carnivores or the tertiary consumers form the fourth trophic level। अब छोटे कार्निवोर यानी कि जो हर्बीवोर को खाते हैं उन्हें छोटे कार्निवोर्स कहेंगे, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, और जो बड़े कार्निवोर हैं यानी कि छोटे कार्निवोर को खाने वाले कार्निवोर उनको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर रखा जाता है, यानी कि वो उस फूड चेन में आते हैं। जैसे इस फूड चेन में स्मॉल फिश छोटे कार्निवोर है जो जू प्लैंक्टन्स को ईट अप करती है, और इन स्मॉल फिश को खाने के लिए लार्ज फिश अवेलेबल है जिन्हें हम ट्रॉपिक लेवल 4 पर प्लेस कर रखा है। ओके, तो ट्रॉपिक लेवल क्लियर हो गया होगा। और यहां पर हम ट्रॉपिक लेवल के साथ लिख सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर है, जूप्लैंक्टन्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, स्मॉल फिश हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर है, एंड दिस इज टर्सरी कंज्यूमर, और इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, विच आर नॉट ईटन बाय द अदर, दे डाइड देयर नेचुरल डेथ। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल। हम जानते हैं जो हम खाना खाते हैं वो ईंधन की तरह काम करता है, टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमने खाना खाया वो हमें किसी कार्य को करने की एनर्जी प्रदान करता है, तो वो एक ईंधन है। Thus, the interaction among various component of the environment, इसीलिए interaction of various component, भिन्न भिन्न component का interaction involve flow of energy from one component of the ecosystem to the another। ये interaction एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी का ट्रांसफर करता है ना। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो करते हैं, उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी जाती है जूप्लैंक्टन में, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से लार्ज फिश में एनर्जी का फ्लो होता है। एज वी हैव स्टडीड, जैसा हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉप कैप्चर एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट, कि ऑटोट्रॉप ने उस एनर्जी को कैप्चर किया जो सनलाइट के रूप में प्रोवाइड की जा रही थी, अवेलेबल थी, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और इसे केमिकल एनर्जी यानी कि फूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और ये एनर्जी यानी कि ये सन एनर्जी जिसको फूड एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी में ऑटोट्रॉप्स ने बदल दिया, ये सारे दुनिया के लिए अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए एनर्जी का ही काम करेगी। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप से यानी कि जो अपना खाना खुद बना रहे थे, जिसको हम प्रोड्यूसर भी कह रहे थे, प्रोड्यूसर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स में जैसे प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर आ गए, एंड डिकम्पोजर, और लास्ट में जब डेथ नहीं होती है, सॉरी जब नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनको डेड एंड डिके मैटर को डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, जिसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप से एनर्जी हेटेरोट्रॉप से होती हुई और डिकम्पोजर तक पहुंच गई। However, as we saw in the previous chapter, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा, on source of energy, ऊर्जा के साधन में, when one form of energy change to another, some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again। कि हमने पिछले में देखा जब एनर्जी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो ऊर्जा का कुछ भाग एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है जो दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मींस एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो जब एनर्जी का फ्लो ऑटोट्रॉप से भी नहीं कहेंगे, सन एनर्जी ऑटोट्रॉप में, ऑटोट्रॉप से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और उसके बाद डिकम्पोजर के द्वारा इस एनवायरमेंट में एनर्जी का फ्लो होता रहता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट इज बीन फाउंड दैट, और इसको बहुत गहन तरीके से अध्ययन किया गया है। और क्या पाया है, देखो हमने क्या पाया। फर्स्ट पॉइंट, द ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट that fall on their leaves and convert it into the food। देखो पहला क्या है, ग्रीन प्लांट, इस धरती पर इस इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट है वो
उन पर पड़ने वाली सनलाइट का 1% ही कैप्चर करके फूड फॉर्मेशन कर पाते हैं। यानी कि जितनी भी सन एनर्जी प्लांट को अवेलेबल होती है उसका केवल 1% ही वो फूड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं और फूड बना लेते हैं। यानी कि 99% एनर्जी कहां पर गई, या तो वो रेडिएट हो गई या वो ट्रांसमिट हो गई। When green plant are eaten by the primary consumer, जब ग्रीन प्लांट जो हरे पादप है जिसको प्रोड्यूसर कहते थे, ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते थे, उनके द्वारा खाया जाता है, ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो एक बड़ी मात्रा में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एज हीट, ताप की अवस्था में, हीट की अवस्था में, टू द एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में। सम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन, कुछ एनर्जी की मात्रा डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क, काम करने में चली जाती है और डाइजेशन करने में यूज हो जाती है। एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ, कुछ एनर्जी वृद्धि करने के अंदर चली जाती है, यूज हो जाती है, एंड रिप्रोडक्शन, और कुछ रिप्रोडक्शन करने में यूज हो जाती है। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि लगभग 10% एनर्जी अवेलेबल रहती है आगे ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा सारी एनर्जी अपनी खुद की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन लाइक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने में कंज्यूम हो जाती है। यानी कि सनलाइट से 1% एनर्जी प्लांट के पास आई और उसके बाद सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होने के लिए बची। 90% एनर्जी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने उपयोग में ले लिया। देयरफॉर 10% can taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of consumers। इसका मतलब 10% औसत ऊर्जा है जो मैटर के रूप में पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में प्रेजेंट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो अगले स्टेप पर ट्रांसफर हो जाती है बाई ईटिंग, उसको खाने से। यहां पर हम बताना चाहेंगे दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसे 1942 में रेमंड लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। इसे लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। इसके बाद आगे चलते हैं हम उसी एनर्जी के सिस्टम में। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो आप देखते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी बची रहती है अगले लेवल के लिए, अगले कंज्यूमर के लिए। फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, तो एक फूड चेन में केवल 3 या 4 स्टेप होते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, ईच स्टेप इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। तो किसी भी फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं सामान्यतः। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic level. The loss of energy at each step, हर स्टेप पर लॉस होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा है कि 4 स्टेप के बाद न के बराबर एनर्जी अवेलेबल होती है। यानी कि 4th स्टेप के बाद आगे ट्रांसफर के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है, या हम ये कहें कि बहुत ही कम बचती है। इसी कारण फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई ए फूड चेन कंटेन 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, उसका ये आंसर है। देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। आप देखते हैं कि लोअर ट्रॉफिक लेवल पर, यानी कि शाकाहारी की फॉर्म में, इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा होती है किसी भी इकोसिस्टम में। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इज ऑफ द प्रोड्यूसर, और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, फिर उसको खाने वाले जो हर्बीवोर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो ज्यादा होते हैं। और फिर जैसे जैसे हम देखते हैं तो लगभग नंबर घटता चला जाता है। जैसे कि शेर तो कुछ ही होते हैं, है ना, जंगल में शेर तो एक ही होगा, राजा तो एक ही होगा, बाकी सब प्रजा। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। द लेंथ, लंबाई, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन इज वेरी ग्रेटली, बहुत ही सख्त है, अब हम ये कह सकते हैं बहुत ही सघन है। कि लेंथ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, फूड चेन की जटिलता और लंबाई
बहुत ही सघन हम कह सकते हैं। ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा 2 यानी कि 2 या 2 से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाता है, विच इन टर्न्स आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स, जो खुद भी दूसरों को कई तरह के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है और उसको भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाया जाता है। यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स केवल अकेला आगे एक को खाने वाला नहीं होता और उसको आगे एक नहीं होना खाने वाला, वो भी खाने के लिए 2-3 से जुड़ा होता है और उस पर भी 2-3 यानी कि और ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं ईटिंग के लिए। सो इंस्टीड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ फूड चेन, इसी कारण से एक सीधी श्रृंखला जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन बनने की बजाय द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड ए फूड वेब। और ये फूड वेब की डेफिनेशन आ गई। तो इस तरीके से शोन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स, एक रिलेशनशिप क्या होता है, ब्रांचिंग यानी कि एक से निकलना, क्या कहलाता है, फूड वेब, या दूसरे शब्दों में हम कहें नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब। और यहां पर देख लीजिए, जैसे देखो ये रैट है तो रैट को देखो, यहां रैट यहां से भी ईट कर रहा है और इससे भी ईटिंग कर रहा है, जबकि ये खुद इसके द्वारा खाया जा रहा है, इसके द्वारा भी खाया जा रहा है और स्नेक के द्वारा भी खाया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोई एक ऑर्गेनिजम्स ना तो एक चीज पर खुद डिपेंड होता है और ना ही उस पर कोई एक डिपेंड होता है। इसी तरीके से जो ब्रांचिंग सिस्टम है, ब्रांचिंग रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 2 थिंग्स बिकम्स क्लियर। एनर्जी फ्लो डायग्राम, जैसे कि फूड चेन है, ये एनर्जी फ्लो डायग्राम कहा जा सकता है। इससे 2 चीज क्लियर हो गई है। 2 थिंग्स बिकम्स क्लियर, क्या? फर्स्टली, पहली, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिडायरेक्शनल, कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर की तरफ फ्लो होता है, या प्रोड्यूसर से हम कहें डीकंपोजर की तरफ फ्लो होता है, ना कि डीकंपोजर से वापस प्रोड्यूसर की आएगा। एनर्जी प्रोड्यूसर से और आगे की तरफ होती है यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में। ये क्लियर हो गई। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच, अब दूसरा क्या है, द एनर्जी, जो ऊर्जा, दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोफ, जो ऑटोट्रोफ यानी कि ग्रीन प्लांट ने कैप्चर करी सनलाइट से, बाय द ऑटोट्रोफ डज नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस नहीं देते। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, फोटोसिंथेसिस करने के बाद भाई खाना बन गया, अब तुम अपनी एनर्जी वापस ले ले सन, नहीं, एनर्जी ले ली, उसको केमिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल दिया है, वापस नहीं जाएगी, रिवर्ट बैक नहीं करेगा सोलर सिस्टम में। एंड एनर्जी विच पास टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रोफ्स, और जब इस ऑटोट्रोफ्स ने इस एनर्जी को इस हर्बीवोर में पास कर दिया, तो ये हर्बीवोर वापस इसमें नहीं दे सकते एनर्जी को, है ना, रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, यानी कि ये आगे वाले ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करती जाती है, पीछे वाले ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल नहीं होती है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि सनलाइट से प्रोड्यूसर ने एनर्जी ली, कितनी, यहां पर आप लिख सकते हो 1% एनर्जी। उसके बाद प्रोड्यूसर ने 10% एनर्जी को और आगे ट्रांसफर कर दिया है। टॉप कंज्यूमर की डेफिनेशन आती है विच डाई देयर नेचुरल डेथ, जिसको कोई नहीं खाता है, नॉट इटन बाय दी अदर ऑर्गेनिजम्स, उनको हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं। ये आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम है किसी भी इकोसिस्टम में। ओके, आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन का दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, कि किस तरीके से अननोइंगली, बिना हमारी जानकारी के, हार्मफुल केमिकल एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में थ्रू फूड चेन के माध्यम से। ये एक देखो चिंता का विषय है कि कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। किसके माध्यम से? फूड चेन के माध्यम से, यानी कि एक को उसने खाया, उसको उसने खाया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
यू हैव रीड इन क्लास 9th, आपने 9th क्लास में पढ़ा हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड, जल कैसे प्रदूषित होता है, आपने 9th में पढ़ा वाटर पोल्यूशन। वन ऑफ द रीजन, एक रीजन क्या था, इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स, एक रीजन था कि तरह तरह के पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स होते हैं खेतों के अंदर पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन केमिकल का इस्तेमाल करना। अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट, और दूसरे अन्य केमिकल्स जो डिजीज जो प्लांट में होने वाली उनको और पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, है ना। दीज केमिकल्स आर आइदर वाश्ड, ये केमिकल्स डाउन इनटू द सॉइल, मिट्टी के साथ बहकर, और इनटू द वाटर बॉडीज, मिट्टी के साथ धुलकर वाटर बॉडीज में पहुंच गए, यानी कि बहकर पहुंच गए, खेतों से पानी बहा और वाटर बॉडीज यानी कि तालाब में, आपका रिवर्स में या कैनाल के अंदर चला गया। फ्रॉम द सोइल, सोइल से दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, जमीन में आया, मिट्टी में आया, प्लांट के, प्लांट ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया। अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के साथ, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वाटिक प्लांट, और पानी के अंदर ये एक्वाटिक प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और एक्वाटिक प्लांट को अदर जो एक्वाटिक एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने टप कर लिया। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन, ये एक तरीका था जिसके माध्यम से ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर करते हैं। आई रिपीट कि जो भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज नहीं होते, वो सोइल में होते हैं, तो वहां से प्लांट जो सोइल में उगते हैं उनमें आ गए, उनको हर्बीवोर्स या हर्बीवोर को कार्निवोर और कार्निवोर को लार्ज कार्निवोर ने खाया, उनमें चले गए। इसी तरीके से अगर वो बहकर वाटर सोर्स में चले गए, तो वाटर सोर्स में जाने के बाद वहां पर प्रोड्यूसर और वहां के एक्वाटिक कंज्यूमर्स उनके बॉडी में आ गया। क्यों? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर में आ गए। आगे चलते हैं। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, देखो जैसे मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था, नॉट डिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डिकम्पोज नहीं होते हैं। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, एक्यूमुलेटिव प्रोग्रेसिवली लगातार इकट्ठे होते रहते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर, यानी कि पहले प्लांट ने लिया, उनमें थोड़ा सा आया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट को खाया, तो प्लांट को अंदर थोड़ा था, अब उस थोड़े थोड़े प्लांट को केवल एक ही प्लांट थोड़ी खाया जाता है, बहुत से प्लांट से बहुत सा केमिकल प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स में, अब उस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर क्या एक ही प्राइमरी कंज्यूमर से काम चलाएगा? नहीं, तो वो बहुत से प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, तो उन बहुत से प्राइमरी कंज्यूमर में जमा थोड़ा थोड़ा और कार्निवोर में ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता चला जाता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, और जैसा कि मनुष्य किसी भी फूड चेन में टॉप पर आता है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, तो सबसे ज्यादा इन केमिकल का एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में होता है, क्योंकि हम पर कोई आगे है नहीं जो हमें खाता हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इस फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं progressively accumulation of non-biodegradable chemical substance at each trophic level in a food chain is called biological magnification. This is the reason, और यही कारण है why our food grains such as wheat, rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amounts of pesticides residue, और यही कारण है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले इन सभी में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू अवशेष क्यों पाए जाते हैं। दे कैनॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाई वॉशिंग और अदर मीन्स, ये साफ करने से, धोने से नहीं रिमूव होते, ये तो एब्जॉर्ब हो गए, ये तो इनके अंदर है, तो ये कैसे रिमूव हो जाएंगे। आगे चलते हैं एक्टिविटी 15.5। तो ऊपर वाले में देखा आपने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड्स, आपने पेस्टिसाइड्स के बारे में न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी होगी। लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन दीज डेज, आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि पेस्टिसाइड्स लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम्स मतलब पहले से प्रिपेयर्ड फूड आइटम, ऑफन सीन दीज डेज, आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं। सम स्टेट्स हैव बैन दीज प्रोडक्ट, और इन प्रोडक्ट पर
रेडीमेड की बात करें, जैसे मैगी हो गया या कोई अदर फूड सब्सटेंस जो पैक्ड में आता है, रेडीमेड हो गए, तो इन पर कई स्टेट ने बैन भी लगा रखा है। डिबेट इन ग्रुप द नीड्स फॉर सच बैन्स, और इन प्रतिबंधों पर बहस भी होती रहती है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन दीज फूड आइटम्स? आप क्या सोचते हैं कि इन फूड आइटम्स में पेस्टिसाइड का सोर्स क्या है, कहां से आया? कुड पेस्टिसाइड्स गेट इनटू आवर बॉडी फ्रॉम दिस सोर्स थ्रू अदर फूड प्रोडक्ट टू? क्या हमारे शरीर में जो पेस्टिसाइड्स है इन सोर्सेस के अलावा किसी दूसरे सोर्स से भी आता है? डिस्कस व्हाट मेथड कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हमें इस बात पर विषय पर डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट मेथड्स, कौन से तरीके हैं, कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस, इनको कम करने के, और इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को इनटेक को कम करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, इन पर हमें डिस्कस करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।